नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। बागेश्वर धाम के संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उज्जैन पहुंचे और महाकालेश्वर भगवान का मंदिर पहुंचकर पूजन अभिषेक कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर समिति की ओर से उनका सम्मान भी किया गया, जहां वे इंदौर से सीधे उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन पूजन किए और भोग आरती में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए संत धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज भगवान श्री महाकालेश्वर का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। बाबा महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में अद्भुत पीठ है। यहाँ की प्राचीन परंपरा अद्भुत है, प्राचीन है, बनी रहे। बाबा महाकाल की छत्र छाया में खड़े होकर सरकार से करेंगे कि अब की परंपरा से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए, ताकि इसी प्रकार चलती रहे और यहाँ की ऊर्जा सामर्थ्य, यहाँ की ताकत ऐसी ही बनी रहे, धर्म विरोधियों की ठठरी बने। इस दौरान बागेश्वर धाम के संत श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मतदान को लेकर कहा कि जो मतदान का प्रतिशत गिर रहा है यह बड़ी चिंता का विषय है। सभी से अपील की है कि 13 मई को पहले सब मतदान करें, फिर जलपान करें। महाकाल दर्शन के बाद शास्त्री उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा के निवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। भगवान को दर्शन करने आए, रुद्राभिषेक करने आए, भारत हिंदू राष्ट्र की कामना के लिए रुद्राभिषेक किया। यहाँ की ऊर्जा अद्भुत है, यहाँ की संस्कृति अद्भुत है। यही कहना चाहेंगे, महाकाल भगवान की जो प्राचीन परंपरा अक्षुण्ण रहे, उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जावे। प्रशासन और शासन को बहुत बहुत साधुवाद। सभी आचार्य पुजारी बहुत सहज और सरल हैं, बड़ी विनम्रता के साथ सभी को दर्शन करवाते हैं। हमको आकर बहुत प्रसन्नता हुई और पूरे मध्य प्रदेश की मंगल कामना के लिए हम महाकाल भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। आगे जो है राजनीति पे हम कोई बयान दे। महाराज जी, दोस्ती की मिसाल आपने कायम की। छतरपुर के आपके पुलिस अधीक्षक के बंगले पे आए, स्वागत सत्कार भी किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की जोड़ी जैसे। बिल्कुल, वो हमारे बहुत ही प्रिय श्री प्रदीप शर्मा जी जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, हमारे बहुत ही प्रिय हैं। और दतिया में पूर्व में भगवती माई पीताम्बरा के चरणों में वो सेवा करते रहे, योग्य भी है, निपुण भी है और लाइब्रेरी से निकले हुए IPS हैं। तो उनको हमारा अभिन्न अंग है, तो परिवार जैसा हमारा नाता है। तो सहज बस हमें जो है उनका एक जो सुपुत्र है उसका नाम माधव है, बड़ा प्यारा। वो जो है नाम हमने ही रखा, तो हम उस अपने माधव भैया को मिलने के लिए आए थे और बहुत प्रसन्नता हुई। उनका स्वभाव बड़ा सरल और पूरा दतिया बहुत आभारी है। लेकिन उज्जैन वाले भी बहुत प्यारे हैं, हम उन सबको और आप सबको धन्यवाद। मतदान को लेकर किस तरह की अपील आप करने वाले? वर्तमान में जो मतदान का प्रतिशत घट रहा, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। भारत लोकतांत्रिक देश, इधर विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे पहले मतदान, बाद में जलपान। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारत के सभी जागे हुए भारतीयों को स्वविवेक के साथ राष्ट्र हित में मतदान करना चाहिए। महाराज जी, आप हनुमान भक्त है, हनुमान जी के कहीं न कहीं उज्जैन वासियों को भी भगवान ने चाहा तो फिर कभी हम आकर के यहाँ पर राम कथा भगवान महाकालेश्वर को सुनाएंगे। सो आपकी जो खुजली है वो मिट केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोचिंग संचालकों के लिए नए नियमों को लेकर उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा संचालकों के साथ बैठक आयोजित कर नियमों का पालन करने की बात कही गई। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे द्वारा उज्जैन में संचालित होने वाले कोचिंग संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बच्चों को अच्छे तरीके से मार्गदर्शन कैसे मिल सकता है, इस पर खास तौर पर चर्चा की गई। बैठक में सभी ने युवाओं के भविष्य को लेकर बात कही। कुलपति ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा कोचिंग संचालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। कोचिंग चलने वाले सभी मालकों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य रहेगा। बैठक में जानकारी देते हुए नियमों का पालन करने की बात कही गई है, जिसमें 18 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं दी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को नहीं बिठाया जाएगा, एक रूम में जरूरत से ज्यादा बच्चों को नहीं बिठाया जाएगा। ऐसे कई पॉइंट में जिन पर कुलपति ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक में उन्हें नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। ऐसा नहीं करने वाले कोचिंग संचालक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। केंद्र सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय है, उन्होंने एक जो कोचिंग चलती हैं, कोचिंग के रेगुलेशन के लिए एक रेगुलेशन बनाया है और सारे विश्वविद्यालयों को उसको भेजा है। तो आज जो है उसी के सिलसिले में जितने भी उज्जैन के हमारे माननीय संचालक लोग हैं, उनकी एक बैठक बुलाई है कि वो जो रेगुलेशन है वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और उसमें मुख्य बात यह है कि जो बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारियां हैं कि जैसे फायर की व्यवस्था है, कभी कोई आग लग जाती है। बहुत सारी कोचिंग ऐसी हैं जो कई मंजिला बिल्डिंगों में चलती हैं, तो वहाँ जैसे फायर है। और दूसरा ये है कि बच्चों में स्ट्रेस ऐसा देखा जा रहा है कि बाहर कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं जहाँ बच्चों को बहुत स्ट्रेस है। तो ये संचालकों से मिल करके ये
रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने का उद्देश्य है कि बच्चों से उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में, उनकी स्ट्रेस को कम करने में कैसे किया जा सकता है और एक बेहतर तरीके से उन्हें मार्गदर्शन कैसे मिल सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। क्या नियम हो कि बच्चे उनको कितनी उम्र तक के बच्चे कोचिंग में आए? अभी रेगुलेशन के माध्यम से ये कि हायर सेकेंडरी के बच्चे ऊपर के बच्चों को कोचिंग दी जाए, 18 साल से कम को कोचिंग में रजिस्टर्ड ना, और एक तरीके से बच्चों को जहाँ पे कोचिंग दी जा रही है उसका रजिस्ट्रेशन हो। और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है तो उससे उनको भी बहुत सारी फ़ायदे रहते हैं। तो उसमें एक तरीके से संचालक महोदयों से बात करके इसको प्रभावी तरीके से कैसे सारे उसके पॉइंट्स को लागू किया जा सके, इस पर हम लोगों ने आज चर्चा किया है। और सभी लोग एक तरीके से सकारात्मक वे में, जितने भी संचालक हैं वो सभी समाज के और युवाओं के हित में सोच रहे हैं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन के करने का पूरा उन्होंने कुछ संख्या भी तय कि स्टूडेंट की हो या फीस वगैरह भी कुछ फीस है। फीस के बारे में भी रेगुलेशन में है कि सारे संचालक लोग इस पे तैयार हैं कि वो एक तरीके से जो मिनिमम फीस होगी जिसमें कि कोचिंग चल भी सके, टीचर्स को पेमेंट भी हो सके और खर्च भी निकल सके, उसके अनुसार वो लोग फीस का चार्ज करें। संख्या तो एक क्लासरूम रहता है जो 60 है, 100 है, जो उनका जैसी व्यवस्था बैठने की रहती है और उनकी प्रेजेंटेशन की व्यवस्था है, वैसा आश्वासन सारे हमारे संचालकों ने दिया है। उज्जैन रामघाट स्थित शिप्रेश्वर शनि मंदिर समिति पर श्री शिप्रेश्वर सामाजिक शनि कल्याण समिति द्वारा विधि विधान से पूजन कर ठंडे पानी की प्याऊ का शुभारंभ किया गया। समाज सेवी धर्मेंद्र जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि हर रोज हजारों की संख्या में शिप्रा नदी पर स्नान करने पर श्रद्धालु आते हैं। प्याऊ में आने वाले श्रद्धालु ठंडा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। शिप्रेश्वर शनि मंदिर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी अधिक गर्मी को देखते हुए ठंडे पानी की प्याऊ का शुभारंभ किया गया। विधि विधान से पूजन कर प्याऊ का शुभारंभ किया गया है ताकि शिप्रा नदी और मंदिर पर आने वाले हजारों श्रद्धालु ठंडा पानी पीकर इस तपती गर्मी में अपनी प्यास बुझा सके। इस मौके पर गब्बर बाबा, सुनील जागर, सतीश सरवन, पप्पू जोशी, धर्मेंद्र जोशी, रोहित राव, सुरेंद्र कमांडो, महिला में हरी कला जोशी, रानी जोशी आदि मंदिर में सेवा देने वाले लोग उपस्थित थे। उज्जैन महाकाल की नगरी रामघाट पर श्री शिप्रेश्वर शनि मंदिर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने प्याऊ लगाई है, जिसके लिए हजारों संख्या में श्रद्धालु रामघाट पर आते हैं और ये प्याऊ का लाभ लेते हैं। हमने विधि विधान से पूजन अर्चन करके प्याऊ का उद्घाटन किया है और श्री शिप्रेश्वर शनि मंदिर समिति के द्वारा प्याऊ का उद्घाटन किया गया है। काले मटके इसलिए विशेष है, शनि जी का विशेष काला रंग विशेष प्रिय है शनिदेव का, तो इसीलिए हमने विशेष करके काले मटके का पूजन अर्चन करके उनको रखा गया। ठंडे भी बनते हैं ये काले मटके, इसलिए इनमें विशेष करके ठंडा पानी ज़्यादा रहता है, इसलिए श्रद्धालु को अच्छा लगता है और हजारों की तादाद में रामघाट पर श्रद्धालु आते हैं और वो इसका लाभ लेते हैं। आपका नाम? धर्मेंद्र जोशी। यहाँ पे छोटे पुल सुंदरी घाट पे शनि मंदिर के ऊपर प्याऊ का उद्घाटन किया गया और हमारे मंदिर की समिति की तरफ से कुछ 5 जान रखी गई है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार भगवान शनि महाराज की कृपा से ये हमने प्याऊ का उद्घाटन किया है और कुछ समिति के लोगों ने मिलकर किया है। पूजन अर्चना करके विधि विधान पूर्वक महाकाल की नगरी में प्याऊ का उद्घाटन किया गया है। इससे कुछ श्रद्धालुओं को जल मिलेगा और कुछ पुण्य मिलेगा लगाने वाले के लिए। श्रद्धालु आते हैं और जो पानी की व्यवस्था नहीं है इसकी वजह से प्याऊ लगा, हर साल हम शनि मंदिर की तरफ से प्याऊ लगाते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू जोशी। पंचकोशी यात्रा की तैयारियां कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर और एसपी ने लिया जायजा। आगामी 3 मई से 7 मई तक पंचकोशी यात्रा संचालित की जाएगी। यात्रा के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन द्वारा समूचे तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। संभाग आयुक्त संजय गुप्ता, आईजी संतोष कुमार सिंह, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने पंचक्रोशी यात्रा के पड़ाव स्थलों का सघन भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने पड़ाव स्थलों पर पर्याप्त छांव, शीतल पेयजल, चिकित्सा, राशन, आवश्यक मरम्मत आदि कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। संभाग आयुक्त श्री गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। पंचकोशी यात्रा को लेकर के पूरे रूट का भ्रमण किया गया है और सभी जगह पर मतदान जितने भी पड़ाव स्थल है वहां पर प्रॉपर शेड की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो,
लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए शोल्डर्स में भराव, जो कांटे वगैरह साइड में है उनको हटाने का कार्य, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था, ये सारी चीजें की जा रही हैं। इसके अलावा स्वयंसेवी संगठनों के साथ भी एक बैठक आज आयोजित की जा रही है, जिसमें कि उनके द्वारा क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी, ये भी उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। और कल एक बार फिर से इसमें भ्रमण किया जाएगा, कल रात के समय, और देखा जाएगा कि सारी व्यवस्थाएं पूर्ण हो गई हैं। विक्रम विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला मौसम केंद्र विद्यार्थियों के लिए खुलने जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग से MOU साइन होने के बाद अब इस दिशा में तैयारी की जा रही है। मौसम से संबंधित रिसर्च विद्यार्थी कर सकेंगे। वेदर स्टेशन के लिए विक्रम विश्वविद्यालय में जगह फाइनल हो गई है। विक्रम विश्वविद्यालय के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के सामने केंद्र का निर्माण होगा। ये मौसम का अपने आप में एडवांस सेंटर होगा, जहां पर आधुनिक मशीनें मौसम संबंधित रिसर्च को विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहेंगी। मौसम केंद्र खुलने से सिर्फ एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि भूगोल शास्त्र, विज्ञान, सांख्यिकी के विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे। विद्यार्थी व शोधकर्ता भारत मौसम विज्ञान विभाग में उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग कर अध्ययन व अनुसंधान करेंगे। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश पांडेय के मुताबिक मौसम केंद्र के लिए आधुनिक मशीनें आना है, जो चुनाव के चलते फिलहाल टेंडर प्रक्रिया नहीं होने से रुकी हैं। आचार संहिता खत्म होते ही टेंडर हो जाएंगे व मशीन आते ही मौसम केंद्र के लिए काम शुरू हो जाएगा। विक्रम विश्वविद्यालय ने मौसम विभाग से मिलकर के एक MOU साइन किया है, जिसके तहत एक दूसरे को साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन में एक दूसरे की मदद करेंगे। उसी के सिलसिले में मौसम विभाग ने विक्रम विश्वविद्यालय में एक वेदर स्टेशन, जो बहुत ही एडवांस मशीनों से होगा, उसकी स्थापना करने जा रहा है। उससे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खुला है, एग्रीकल्चर के बच्चों को उससे बहुत ही रिसर्च में डाटा मिलेगा, और दूसरा यहाँ के आसपास के किसानों को उसके बहुत सारी वेदर की जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे किसानों को भी फ़ायदा होगा और विक्रम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी बहुत फ़ायदा होगा। किस प्रकार की जानकारी दी जाएगी सर? इसमें जैसे बारिश का मौसम है, बारिश कब होने वाली है, और जो बुआई वगैरह होती है किसान के लिए मौसम की यदि उनको जानकारी रहेगी तो प्रॉपर तरीके से वो अपनी फसल को उगा सकते हैं, उसको काट सकते हैं, और ऐसे बहुत सारी जानकारियां जो है उसमें मिलेगी। जो हमारे एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनको बहुत सारा डाटा, जैसे रेनफॉल है और दूसरी चीज़ें हैं, उसके बारे में उन्हें जानकारियाँ मिलेंगी। कब से शुरू होगा? अभी ये चुका है। ज़मीन इसके लिए उनको 2,000 फीट की ज़मीन भी अलाउ। जैसे ही अभी चुनाव खत्म होगा, आचार संहिता खत्म होती है, तभी से वो मशीनें वगैरह वो खरीद क्रय करना शुरू कर देंगे और ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा। किस प्रकार की मशीनें देखी सही? इसमें जैसे रेनफॉल है, हवाओं का रुख है, ऐसे टेम्परेचर है, ऐसे बहुत सारी जो डाटा वेरिएशन होता है उसको कलेक्ट करने की मशीनें इसमें काम करती हैं। नाम वापसी का अंतिम दिन, एक भी नाम वापस नहीं हुआ। अब 9 प्रत्याशी मैदान में। नाम निर्देशन पत्र वापस लेने के आज अंतिम दिन तक एक भी उम्मीदवार ने अपना नाम वापस नहीं लिया, जिसके चलते अब 9 प्रत्याशी मैदान में बचे हैं, जिनके बीच चुनावी मुकाबला होगा। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लिए अंतिम चरण में 13 मई को मतदान होना है। इसके लिए नामांकन जमा करने की प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू हुई थी, जो 25 अप्रैल तक चली। निर्वाचन कार्यालय द्वारा जमा हुए सभी नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की गई। आज 29 अप्रैल नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। आज दोपहर 3 बजे निर्धारित समय तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। इसके बाद स्थिति साफ हो गई है। अब चुनाव मैदान में कुल 9 प्रत्याशी ही बचे हैं। इनमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कांग्रेस, भाजपा और बसपा उम्मीदवार शामिल हैं। आज नाम निर्देशन वापसी के अंतिम दिवस पर कोई भी नाम निर्देशन वापसी का फॉर्म नहीं आया है। इस प्रकार 9 कैंडिडेट्स अभी चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थिता रखते हैं। फॉर्म 7 का में इन 9 कैंडिडेट से नाम है और इनके बीच में चुनाव लड़ा जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।